वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ फ़ातिमा मलिक और आप देख रहे हैं लर्न कॉमर्स विद फ़ातिमा। तो आज जो सब्जेक्ट मैं आपको स्टार्ट करवाने लगी हूँ वो है मॉडर्न मैथमेटिक्स, फंडामेंटल्स एंड कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, ये लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की बुक है और आप कोई भी स्टूडेंट हैं, किसी भी क्लास के हैं, तो अगर आपकी ये मैथमेटिक्स के ये वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं जो मैं आपको लेसन पढ़ाने लगी हूँ आज, वो रेशो, प्रोपोर्शन और परसेंटेज के बारे में होगा। तो कोई भी स्टूडेंट हैं जो इस लेसन को पढ़ रहे हैं तो वो इस मतलब वीडियो से लर्न कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये लामा इकबाल की बुक है तो लामा इकबाल वाले ही इससे लर्न करेंगे, कोई भी स्टूडेंट लर्न कर सकते हैं। और ये क्लास जो है वो एम.कॉम के ये लेक्चर हैं, लेकिन कोई भी क्लास के स्टूडेंट जो है वो इससे लर्न कर सकते हैं। तो अच्छा, अब मैं आपको स्टार्ट करवाने लगी हूँ। वैसे जो है वो मैं आपको डिफरेंट अदर बुक्स से भी करवाऊँगी कॉन्सेप्ट क्लियर, क्योंकि मैथमेटिक्स में ये होता है कि कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। यहाँ से कुछ डेफिनेशंस थी जो आपको बतानी थी, तो इस वजह से मैं यहाँ से स्टार्ट ले रही हूँ। तो बेसिक चीज़ ये होती है कि आप कॉन्सेप्ट क्लियर करें और क्वेश्चन आपको कहीं से भी आ जाए तो वो आप कर सकें। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लेसन जो है हमारा रेशो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, रेशो एंड प्रोपोर्शन। सबसे पहले रेशो एंड प्रोपोर्शन में यहाँ उन्होंने क्या लिखा हुआ है, एक प्रॉब्लम दी हुई है, ओवर व्यू दिया हुआ है उसका, वो हम रीड आउट कर देते हैं। इफ़ 10 workers assemble 30 television sets in 8 hours, how many television set will 40 workers assemble in 4 hours, assuming that they work at the same time? ठीक है, अच्छा, अब ओवरव्यू में क्या कह रहे हैं, इन दिस सेक्शन वी गिव रिन्यूड एम्फेसिस टू critical thinking and problem solving. Now, however, we shift our attention to the kind of thinking involved in everyday experience in the marketplace. अच्छा, अब हम आ जाते हैं रेशो। ठीक है, बेसिकली रेशो होता क्या है? रेशो क्या होता है? The concept of ratio and proportion are closely related to the rational numbers. Let's begin with ratio. ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेशो के बारे में। अ रेशो एक्सप्रेसेस अ रिलेशन इन साइज बिटवीन टू एंटिटीज। यानी टू एंटिटीज, कोई भी दो एंटिटीज होंगी आपके पास जिनके दरमियान वो साइज को के रिलेशन को वो एक्सप्रेस करेगा रेशो। अब फॉर एग्जांपल, सपोज एग्जांपल दे दिया आपको, सपोज दैट देर आर 10 बॉयज़, 10 लड़के हैं, एंड 15 गर्ल्स, और 15 लड़कियां हैं, इन आर क्लास। द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 10 to 15, रिटन एज 10:15 और 10/15। यानी उनको, यानी जो लड़कों का रेशो है वो 10 है और गर्ल्स का जो है वो 15 है, तो उसको किस किस तरीक़ों से लिखा जा सकता है? उसको 10:15 लिखा जा सकता है, 10:15 और 10/15, इन तीनों तरीक़ों से उसको लिखा जा सकता है। अच्छा, अब हम आते हैं एग्जाम्पल 2 पे। ऑन अ कोल्ड डे द टीचर नोटिसेस दैट द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ ग्लोव्स टू द नंबर ऑफ स्कार्फ्स इज़ 5:2, रिटन 5:2 और 5/2। ठीक है, इनको भी लिखने के ये तीन तरीके हैं, 5:2 भी लिख सकते हो, 5:2 भी और 5/2 भी, लेकिन मोस्टली इस तरह से लिखा जाता है क्योंकि ये रेशो का साइन है ना, इसके बिटवीन ये जो 2 डॉट लगे हुए हैं ना, ये रेशो का साइन होता है। ठीक है, अच्छा, अब रेशो क्या है? अ रेशो इज एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ numbers designated by either a by b or a ratio b with b is not equal to 0। अब आप ये वाली भी डिफिनेशन रेशो की लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो।
इन दोनों को आपने मेमोराइज करना है, बिकॉज आपके पेपर में समटाइम्स ऑब्जेक्टिव टाइप में ये क्वेश्चन आ जाता है कि डिफाइन रेशो। ठीक है, तो आपने इस तरह उसकी डेफिनेशन लिखनी होगी। अच्छा, अब वो कह रहे हैं एक्सप्रेस ईच रेशो एज अ फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। अब वो कह रहे हैं कि अब हम आ जाते हैं, रेशो की हमने डेफिनेशन पढ़ ली, अब मैंने एग्जांपल्स भी आपको बता दी। अब हम ये पढ़ेंगे कि रेशो को जो है किस तरह से, अगर रेशो आपको दिया हुआ हो एज अ फ्रैक्शन, तो उसको आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लाना होगा। अब वो कह रहे हैं रेशो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एवरीडे लाइफ एज द फॉलोइंग एग्जांपल इंडिकेट्स। जैसे कि ये एग्जांपल जो है वो जाहिर कर रही है रेशो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी एवरीडे लाइफ में। तो एग्जांपल के तौर पे ये मैंने आपको बताई है एग्जांपल, तो इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लाओगे। सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने का तरीका ये है कि 31 डिवाइडेड बाय 10 है, और फिर इंटू 3271 डिवाइडेड बाय 100 है। तो आप 31 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे और 310 लिख दोगे, और 3271 को डिवाइडेड बाय 100 करोगे और इसको लिख दोगे, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3271, 3271 इधर आएगा, इधर आएगा 310। इसी तरह अगर हम इस क्वेश्चन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएं 2 × 1/3, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा। इस 3 को आप 2 के साथ इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 3 2 ज़ा 6, 1 क्या हो गया 7, यानी ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर वाला ऐड हो जाएगा, वो 7 बन जाएगा, 7/3। और जब हम बाय करके लिखने लगेंगे तो उसमें वही नीचे वाला जो डिनोमिनेटर में नंबर होगा वही आएगा। ठीक है, सिर्फ एप्लीकेशन क्या होनी है कि इस 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 2 ज़ा 6, ऊपर वाला न्यूमरेटर जो है वो उसमें ऐड कर देना है, 7 हो जाएगा, और 7/3 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह डिफरेंट एग्जांपल्स आपको दी हुई होंगी। अब आगे मैं एक एग्जांपल पे जाती हूँ। एग्जांपल नंबर 4 है। एग्जांपल नंबर 4 में आपको क्या दिया हुआ है, 120 ग्राम कैन ऑफ लवली मशरूम्स कॉस्ट 84। A 160 gram can of earthly mushrooms cost $1.28. Which is the better buy? अब वो कह रहे हैं कौन से बेहतर ख़रीद है, कौन सी जो है वो हम ख़रीदें तो वो बेहतर होगी। अब वो लिख रहे हैं सॉल्यूशन में, वी कंप्यूट द रेशियो ऑफ कॉस्ट टू क्वांटिटी फॉर ईच ब्रांड, दिस इज़ कॉल्ड यूनिट प्राइसिंग। अब आपने क्या करना है, यूनिट प्राइसिंग उसकी फाइंड करनी है। जब हम पर यूनिट कॉस्ट निकालेंगे ना, तो फिर हमें पता लगेगा कि कौन सी बेटर बाय है। तो वो कह रहे हैं वी कंप्यूट द रेशियो ऑफ कॉस्ट टू द क्वांटिटी फॉर ईच ब्रांड, या दिस इज कॉल्ड यूनिट प्राइसिंग, यानी हम यूनिट कॉस्ट निकालेंगे। द रिजल्ट आर गिवन इन टेबल 601 बिकॉज लवली मशरूम्स हैव द लोअर कॉस्ट टू क्वांटिटी रेशियो, दिस ब्रांड इज़ द बेटर बाय। अच्छा, अब यहाँ से आपको पता लगेगा कि उन्होंने क्या दिया हुआ था, मशरूम कॉस्ट 120 ग्राम ऑफ कैन ऑफ लवली मशरूम कॉस्ट क्या थी 84। ठीक है, 84 थी, और अब 160 ग्राम कैन ऑफ अर्थली कॉस्ट 1.28 थी, 1.28। अब नंबर ऑफ ग्राम्स क्या थे 120, यहाँ पे 120 थे शुरू में, और यहाँ पे 160 ग्राम थे। अब 84 को 120 से डिवाइड करोगे आप, क्यों, क्योंकि 84 जो है वो कॉस्ट है और 120 जो है नंबर ऑफ ग्राम्स है, उनको आप आपस में डिवाइड करोगे तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, 84 डिवाइडेड बाय 120,
इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, सिंप्लीफाई किस तरह करना है कि कोई भी ऐसा नंबर आपने लेना है जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाएं। तो अगर हम 2 लेते हैं तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12 और 0। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ कैसे होगा। कैसे होगा मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये है ना, आपके पास क्या है, 84 डिवाइडेड बाय 120। तो अगर आप इसको 2 से करते हो ना तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, 2 4 ज़ा 8 होता है ना, और 2 2 ज़ा 4 होता है। अब 2 6 ज़ा 12 और 0। ठीक है, फिर अगेन ये डिवाइड हो रहा है। आप देखोगे, या आप ये भी कर सकते हो कि किसी बड़े नंबर से करके एक ही बार उसको सिंप्लीफाई कर दो, या स्मॉलेस्ट नंबर लेके अगर आपको नहीं आ रहा तो आप स्मॉलेस्ट नंबर से भी कर सकते हो, लेकिन इस तरह आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 0। अब क्या होगा, 3 7 ज़ा 21 और 3 10 ज़ा 30। अब ये 7/10 आ गया। यहाँ पे भी आप देख सकते हो 7/10 आया, लेकिन इन्होंने डायरेक्ट एक ही नंबर से करके उसको डिवाइड किया है। हमने ऐसे नहीं किया, हमने एक 2 से डिवाइड किया है, और फिर जब अब देखो 7/10 आ गया तो अब और ज़्यादा सिंप्लीफाई तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि हाँ अब यहाँ पे आके एक नंबर इवन है और एक ऑड है। इसको हम करेंगे तो ये पॉइंट में आंसर आएगा डेसिमल फॉर्म में। अब तो ये नहीं हो सकता फर्दर डिवाइड, तो हम इसको इधर ही लिख के छोड़ देंगे क्योंकि 7/10 आ गया। अब दूसरे नंबर पे जब हम जाएंगे तो 128/160, इसका 8/10 फाइनल आंसर आएगा। तो इस तरह वो कह रहे हैं कि आपने बताना है कि विच ब्रांड इज़ द बेटर बाय। ठीक है, तो बेटर बाय का कैसे आपको पता लगेगा कि ये 7/8 है या 8/10 है। तो यहाँ से आपका इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, वो कह रहे हैं ना कि वी कंप्यूट द रेशो ऑफ कॉस्ट टू द क्वांटिटी फॉर ईच ब्रांड, दिस इज कॉल्ड यूनिट प्राइसिंग। द रिजल्ट्स आर गिवन इन टेबल 601 बिकॉज लवली मशरूम्स हैव द लोअर कॉस्ट टू क्वांटिटी रेशो, दिस ब्रांड इज द बेटर बाय। उन्होंने यहाँ पे ही बता दिया है कि लवली मशरूम्स जो हैं वो बेटर बाय हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो कॉस्ट टू क्वांटिटी फॉर ईच ब्रांड है वो लोअर कॉस्ट टू क्वांटिटी रेशो है। ठीक है, लोअर कॉस्ट टू क्वांटिटी रेशो है। दिस ब्रांड इज़ बेटर बाय, सो दिस ब्रांड इज़ बेटर बाय। तो लवली मशरूम्स जो हैं वो बेटर बाय हैं। 8 बाय अर्थली मशरूम्स से लवली जो मशरूम्स हैं वो बेटर बाय है। ठीक है, ये आपको बता दिया मैंने। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्या है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम। A 15 OZ box of OT flakes costs 1.89, whereas 20 OZ box costs $2.79, which is the better buy। अब इसका आपने खुद, ये आपकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, इसका आपने खुद बताना है कि ये कौन सा है, और इसका आंसर उन्होंने बताया हुआ है द 15 OZ बॉक्स। 15 OZ बॉक्स जो है OT फ्लेक्स का कॉस्ट जो करता है 1.89, ये बेटर बाय है। ये उन्होंने पहले ही बता दिया है आपको, लेकिन इसको अभी आप इसी तरह सॉल्व करके देखोगे जैसे हमने ये वाला किया था। यहाँ पे आप लिखोगे ना कॉस्ट, ठीक है, बॉक्स ऑफ OT फ्लैक्स आप लिखोगे, कॉस्ट लिखोगे, उसकी कॉस्ट 1.89 है और 15 OZ बॉक्स हैं।
ठीक है। नंबर ऑफ, जैसे उधर लिखा था ना नंबर ऑफ ग्राम्स, इधर 15 OZ बॉक्स आप लिखोगे, कॉस्ट वाले कॉलम में ये लिखोगे। ठीक है। इसी तरह वेयर एज 20 OZ बॉक्स ऑफ कॉस्ट में आप 2.79 लिखोगे। तो वो कह रहे हैं विच इज़ बेटर बाय द 15 OZ बॉक्स। अब अगर आपको सॉल्व नहीं करना आता तो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, बिल्कुल सेम इसी मेथड से सॉल्व करना है आपने। कॉस्ट में आप क्या लिखोगे, कॉस्ट में आप लिख दोगे, ये वाली प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर रहे हैं बुक से। ठीक है। तो इसकी कॉस्ट क्या है, इसकी कॉस्ट है $1.89। ठीक है। और नंबर ऑफ, फिर क्या उन्होंने लिखा है, ऑटी फ्लेक्स OZ 15 OZ बॉक्स ऑफ ऑटी फ्लेक्स। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट की कॉस्ट है, नेक्स्ट की कॉस्ट है $2.79। और बॉक्स कितने हैं, 20 OZ, 20 OZ बॉक्सेस। मीन्स के कॉस्ट में आप कॉस्ट लिखोगे, और जहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ था ना नंबर ऑफ ग्राम्स, तो वहाँ पे आप ये वाली जो कौन वो उनकी लिखी हुई है ना 15 OZ बॉक्सेस ऑफ ऑटी फ्लेक्स, वो आप लिखोगे। ठीक है। तो जैसे उन्होंने कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ग्राम्स को किया था, आप कॉस्ट डिवाइडेड बाय इसको करोगे। ठीक है। ये जो ऑटी फ्लेक्स वाला है, तो 1.89 को हम अगर 15 OZ, ये OZ है। ठीक है। ये आपने 150 नहीं समझना, ये OZ उन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है। अब 15 OZ बॉक्स 15। ठीक है। और यहाँ पे क्या है, 2.79 डिवाइडेड बाय 20। तो यहाँ पे आप क्या करोगे कि कौन सा टेबल आप लोगे जिससे आपका ये भी हो जाए। अब आपने डेसिमल को नहीं देखना, आपने ये देखना है कि यहाँ पे जो है ना नंबर क्या है, एंड पे नंबर क्या आ रहा है, और इसके एंड पे नंबर कौन सा आ रहा है, और ये कौन से इससे डिवाइड हो सकता है। अब ये 189 है और ये 15 है, तो आई थिंक ये 3 के टेबल से जा सकता है, हम इसको कैलकुलेटर से कर सकते हैं। 189 है। ठीक है। डेसिमल पॉइंट को आप ना देखो, डिवाइडेड बाय 3 और 15, वो हमने लगाना ज़रूर है लेकिन उसको देखना नहीं है। अब 3 के टेबल में ये आता है ना 15, 3 5 ज़ा 15 और 3 6 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9। ठीक है। तो ये 63 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा। और ये क्या आएगा हमारे पास, अब ये 63 डिवाइडेड बाय 5 आया है, तो ये आगे तो नहीं फर्दर हो सकता ना। ठीक है। 1.89 को हम डिवाइड करेंगे 3 से, तो 0.63, 0 पॉइंट, अच्छा 1.89 को अगर हम करें ना तो 0.63 आता है। ठीक है। यहाँ पे आपने ये 0.63 है। ठीक है। 0.63, सॉरी मैं दोबारा से लिख देती हूँ, 0.63 डिवाइडेड बाय 5।
ठीक है। और यहाँ पे 2.79 है डिवाइडेड बाय 20, तो इसको हम 279 को हम 3 से करके देखते हैं तो ये 93 आ गया, लेकिन 20 तो जो है वो 3 से नहीं होगा ना, 20 तो 3 से नहीं होगा डिवाइड। 2.79 डिवाइडेड बाय 20, तो इसका आप देखो ये तो डिवाइड नहीं हो रहा। 279 डिवाइडेड बाय 20 ये ऐसा नंबर है कि इसको अगर हम 2 से करेंगे ना डिवाइडेड बाय 2 तो भी डेसिमल में आंसर आ रहा है। 20 तो हो जाएगा लेकिन 279 नहीं हो सकता। तो फिर आपका 15OZ वाला जो बॉक्स है ना, 15OZ वाला जो बॉक्स है वो बेटर बाय है। ठीक है, बेटर बाय क्यों है? क्योंकि जैसे वहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ था ना कि लवली मशरूम्स हैव द लोअर कॉस्ट टू क्वांटिटी रेशो, लोअर कॉस्ट है उनकी क्वांटिटी रेशो के हिसाब से, तो इसीलिए ये बेटर बाय है। यहाँ पे भी ये इसलिए बेटर बाय है क्योंकि इसकी लोअर कॉस्ट है टू क्वांटिटी रेशो। तो उन्होंने लिखा हुआ है ना 15OZ बॉक्स जो है वो इसका आंसर है। द 15 द 15OZ बॉक्स इज़ द बेटर बाय। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। ये क्वेश्चन जो हैं ये इस बुक के थोड़े से हैं ट्रिकी से, लेकिन आगे आगे जैसे हम फर्दर एग्जांपल्स पे जाएंगे तो आपको अच्छा समझ आती जाएगी। अच्छा, एक और एग्जांपल है इस बुक में, वो मैं आपको करवा लूँ, फिर हम आगे फर्दर उस पर जाएंगे क्वेश्चंस जो हैं मेन एक्सरसाइज के। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल क्या है? इन मिक्सिंग फ्यूल फॉर इक्वल रेशोज हैं आप ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। इन मिक्सिंग फ्यूल फॉर ए टू साइकिल मोटर one must mix 2 parts oil which with each 8 parts gasoline. How much oil is needed to mix with 24 liters of gasoline? अब वो कह रहे हैं कि we need to identify the unknown carefully. Let X the number of liters of oil necessary to mix with 24 liters of gasoline. Our information is summarized in table 602. ठीक है, because the ratio 2:8 must equal to the ratio x by 24। यानी यहाँ पे वो कह रहे हैं कि उन्होंने कहा है ना कि इन मिक्सिंग फ्यूल फॉर ए टू मोटरसाइकिल वन मस्ट मिक्स 2 parts ऑयल विथ ईच 8 parts गैसोलीन। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि हम x जो है वो नंबर ऑफ लीटर्स कर लेते हैं ऑयल को नेसेसरी टू मिक्स विद 24 लीटर्स ऑफ गैसोलीन। और इंफॉर्मेशन इज समराइज्ड इन टेबल 602 बिकॉज द रेशियो 2/8 मस्ट इक्वल द रेशियो x by 24। अच्छा, अब 2 parts ऑफ ऑयल हैं, 8 parts गैसोलीन के हैं। 2 parts ऑयल के हैं तो x लीटर्स ऑयल है, और 8 parts गैस के हैं तो x 24 लीटर्स गैस है। तो अब 2/24 रेशो 24 इज इक्वल टू x, 8 रेशो x बन जाएगा। 2/24 क्योंकि अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। 2/24 और 8/x। ठीक है, अब आपको ये जहन में आ रहा होगा ना कि ये हुआ किस तरह है। ये तो इसके सामने तो ये है, इसके सामने ये है, लेकिन ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, 2/24 हो जाएगा और x/8/x हो जाएगा। अब जब 2/24 होगा तो 24 को 2 से करेंगे मल्टीप्लाई,
तो 48 आ जाएगा। 8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे x से तो वो 8x हो जाएगा। अब x को हम करेंगे अलग और 48/8 करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगी x की वैल्यू 6। 6 लीटर ऑफ ऑयल आर नीडेड। ठीक है, अब ये इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट हम जो पढ़ने लगे हैं ना, वो हमारा कॉन्सेप्ट है वो प्रोपोर्शन क्या है, प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ने लगे हैं। ठीक है, प्रोपोर्शन के बारे में भी पढ़ के और एक आध एग्जाम्पल करवा के फिर मैं आपको लेके जाऊंगी एक्सरसाइज पे। ठीक है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा एग्जाम्पल्स को करेंगे तो हमारी वीडियो जो है वो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। मैं कोशिश करूँगी कि जब आपको एक्सरसाइज करवा रही हूँ तो उसके ड्यूरिंग हम थोड़ा सा एग्जाम्पल्स को भी कवर करें साथ साथ। ठीक है, अच्छा, लेकिन ये है ना कि आप जब एक्सरसाइज करोगे तो फिर आप एग्जाम्पल के क्वेश्चन खुद भी कर सकोगे। अच्छा, अब हम आ जाते हैं प्रोपोर्शन पे। प्रोपोर्शन क्या होता है? फॉर इंटीजर्स a, b and c and d, b is not equal to 0, the statement that the two ratios a by b and c by d are equal is a proportion. Thus a by b is equal to c by d is a proportion. अब वो क्या कह रहे हैं कि मतलब अगर आपके पास इंटीजर्स हैं ना a, b और c और d, और b जो है वो इक्वल नहीं है ज़ीरो के और d जो है वो इक्वल नहीं है ज़ीरो के, द स्टेटमेंट दैट द टू रेशोज a and b and c and d आर इक्वल इज़ अ प्रोपोर्शन। यानी अगर a और b और c और d जो इक्वल है ना, वो आपके पास से एक प्रोपोर्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास प्रोपोर्शन की डिफिनेशन है। ठीक है, अच्छा, अब हम एग्जाम्पल पे आ जाते हैं प्रोपोर्शन की। पार्ट ऑफ ए रेसिपी कॉल्स फॉर 3 eggs, 1 into 1/2 cups of sugar and 2 cups of flour. If we have only 2 eggs, how should the amount of sugar and flour be changed to keep the proportion the same? अब वो कह रहे हैं let suppose that we let x is equal to the number of cups of sugar and y the number of cups of flour we now needed. Again we arrange the number of information in a table. Thus the ratio of the number of eggs to the number of cups of sugar should be the same in both columns. Hence we have 3 eggs divided by 3/2 cup of sugar or 2 eggs divided by x cup of sugars. ये अब क्यों लिखा है हमने? क्योंकि यहाँ पे 3 eggs थे और 1 into 1/2 कप ऑफ शुगर था। तो 1 into 1/2 को हम जब अरेंज करेंगे तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आ जाएगा, इसमें 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3। तो ये हो जाएगा 3/2 कप ऑफ शुगर यहाँ पे हम लिखेंगे। फिर लिखा हुआ है 2 कप्स ऑफ फ्लोर। ठीक है, 2 कप्स ऑफ फ्लोर लिखा हुआ है ना। इफ़ वी हैव ओनली 2 एग्स, अगर 2 एग्स हों और 2 कप्स ऑफ शुगर। अब यहाँ पे इसको अरेंज करने के लिए हमने किस तरह लिखा है? 3x इज इक्वल टू 3/2, 3x इज इक्वल टू 3/2, 2 इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब एक रेशो ये बना और फिर बना है द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ x टू द नंबर ऑफ कप्स ऑफ फ्लोर। क्योंकि एक रेशो बना है जो द रेशो ऑफ द number of x, the ratio of the number of x to the number of cups of sugar। यानी एक रेशो जो बना है आपका वो x का कप्स ऑफ शुगर के साथ बना है और एक जो रेशो बना है वो रेशो टू द नंबर ऑफ x टू द नंबर ऑफ कप्स ऑफ फ्लोर के साथ बना है। ठीक है, तो इसमें आपने उसी का डाटा लिखना है और उसमें आपने उसका डाटा लेना है। ठीक है,
तो अब अगर 3 एग्स और 2 कप्स ऑफ फ्लोर हैं तो 2 एग्स डिवाइडेड बाय y कप्स ऑफ फ्लोर, ठीक है। तो 3y इज इक्वल टू 4 है और y इज इक्वल टू 4/3 है। तो द न्यू रेसिपी शुड इंक्लूड 1 कप ऑफ शुगर एंड 4/3 कप्स ऑफ फ्लोर। सही है ना? यूँ आपने करके लिखना है उसको। अच्छा, अब हम जो है नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। जो मेन आपकी एक्सरसाइज है ये आपकी एक्सरसाइज है, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है, एक्सरसाइज सेट 4 है, ठीक है। एक्सरसाइज सेट 4 है तो इसमें उन्होंने क्या कहा है कि एक्सप्रेस ईच रेशो एज अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। तो हर रेशियो को एक्सप्रेस करें उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो अब यहाँ पे ये एक्सरसाइज सेट 4 हम करने लगे हैं। अभी तक मैंने आपको एग्जाम्पल्स और डिफिनेशंस जो है वो पढ़ाई थी। अब मैं एक्सरसाइज से आपको करवाने लगी हूँ क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्सप्रेस ईच रेशियो एज अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। तो सबसे पहला नंबर क्या है, 5/3। तो इसको हम 5/3 को हम क्या करेंगे, जस्ट 5/3 लिख देंगे, क्योंकि इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म तो कुछ नहीं आ सकती ना। क्योंकि देखो एक एक जो है सिंपलेस्ट फॉर्म इसकी हम क्या लिखेंगे, एक जो है वो 5 है, एक 3 है, इसको हम 5/3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन बेहतरीन यही होता है कि रेशो की फॉर्म में जब आप लिखोगे तो आप एक्सप्रेस ईच रेशो एज अ फ्रैक्शन, अच्छा एज अ फ्रैक्शन लिखना है आपने, ईच रेशो एज अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। तो फिर आपने 5/5 तो हम लिख सकते हैं रेशो की फॉर्म में अगर लिखना हो। लेकिन अगर आपने फ्रैक्शन ऊपर लिखा हुआ है ना, सॉरी, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखें और इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म भी लिखें, तो सिंपलेस्ट फॉर्म तो इसकी हो नहीं सकती क्योंकि ये 5/3 है। एक दोनों नंबर ओड हैं, लेकिन ये दोनों ऐसे नंबर्स हैं जो अपने ही टेबल में आ सकते हैं। तो इनको आप 5/3 बस लिख दोगे, ठीक है। क्योंकि हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है तो एज अ फ्रैक्शन, तो आप बस 5/3 इसका आंसर लिख दोगे। अब दूसरा जो क्वेश्चन है बी पार्ट, उसको भी आप ऐसे ही करोगे एज अ फ्रैक्शन, और हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है तो आप लिख दोगे 7/11, क्योंकि इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म कुछ भी नहीं बनती। इसी तरह यहाँ पे सी है, सी पार्ट है, तो इसका भी 2 उन्होंने 7 लिखा हुआ है, तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म एज अ फ्रैक्शन आपने 2/7 लिख देना है बस, दैट्स इट, ठीक है। और कुछ भी इस पे एप्लीकेशन नहीं होनी। अच्छा, अब यहाँ पे लिखा हुआ है 21/72। अब डी पार्ट में आपके पास लिखा हुआ है 21/72, तो इसको आप पहले इसकी जो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखोगे 21/72, ये डी पार्ट है, ठीक है। तो ये आपने 21/72 लिख दिया, ठीक है। 21/72। अब इसको आपने चेक करना है कि ये क्या 21 तो 3 के टेबल में आता है, लेकिन 72 भी क्या आ रहा है। हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देख रहे हैं, तो ये आ रहा है 3 के टेबल में, तो 3 7 21 आप लिख दोगे, और 3 2 6, ठीक है। 3 2 6 हो जाएगा, 1 इधर आ जाएगा कैरी, और तो ये क्या हो जाएगा 3 4 12, ठीक है। तो 7/24। अब ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म ये इसलिए है क्योंकि 7 और 24 ये ऐसे नंबर्स हैं दो कि 7 जो है वो और ऑड नंबर है, और 24 जो है वो इवन नंबर है।
तो वो दोनों एक टेबल में नहीं आ सकते। अब 7 का टेबल 3 में नहीं आता और 24 का आता है। 7 का टेबल जो है वो 7 में आता है, 7 के टेबल में, लेकिन 24 जो है वो 7 में नहीं आएगा, क्योंकि 7 के टेबल में 21 आएगा या फिर 7 4 ज़ा 28 आएगा। तो 24 तो नहीं आ सकता ना। इस तरह 6 के टेबल में 24 आ जाएगा लेकिन 7 नहीं आएगा। तो ये इनको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में ये करके लिख दिया, लेकिन अब इससे और मज़ीद सिंपलेस्ट भी नहीं हो सकती, और एज अ फ्रैक्शन तो हम करके लिख चुके हैं। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 7/24। अच्छा, अब आप जो है नेक्स्ट पार्ट पे हम आपके जाएंगे, जो कि है ई पार्ट। ई पार्ट में क्या उन्होंने लिखा हुआ है, 1/100 और 23/10। ठीक है, तो अब इसको फ्रैक्शन की उसमें करने के लिए हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन की फॉर्म में करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम मल्टीप्लाई करेंगे 23 को 1 से। ठीक है, 23 को ऊपर वाले न्यूमरेटर से और नीचे वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से डिनोमिनेटर से। तो जब हम यूँ करेंगे ना तो 23 बाय, इसका आंसर क्या आएगा, 23/100 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1000 आ जाता है। तो ये आ जाएगी, इसका आंसर आएगा हमारे पास 23/1000। तो ये आपके पास इसकी एज इन अ फ्रैक्शन फॉर्म में आंसर तो आ गया, लेकिन इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं ला सकते। सिंपलेस्ट फॉर्म बस इसकी यही होगी, क्योंकि उन्होंने ये इस तरह मतलब मीन्स के 1/100 और 23/10 यूँ लिखा हुआ था ना, तो हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना था और एज अ फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन की फॉर्म में तो हमने लिख दिया, लेकिन सिंपल हम इसको नहीं कर सकते क्योंकि एक नंबर इवन है और एक नंबर ऑड है। ठीक है, तो बस ये ही इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी, 23/1000। अच्छा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस इन सिंपलेस्ट फॉर्म। अब वो कह रहे हैं एक्सप्रेस करें सिंपलेस्ट फॉर्म में। सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए आप क्या करोगे, ये आपके पास दिया हुआ है 3/27। तो अब उन्होंने ये नहीं लिखा कि इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में करें और सिंपलेस्ट फॉर्म में करें। अब अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिखा तो बस सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा है, तो इसी रेशो की फॉर्म में हम उसको रहने देंगे, लेकिन कर सिंपल फॉर्म में देंगे। ठीक है, मतलब सिंपल में करने का क्या मतलब है कि हम उसको डिवाइड करके ना तो सिंपल फॉर्म में ले आएंगे, इसका ये मतलब है। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन करने लगे हैं। पहले तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया ना जिसमें उन्होंने लिखा हुआ था एक्सप्रेस ईच रेशो एज अ, क्या लिखा हुआ था, एज अ फ्रैक्शन, यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिखें और सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिखें। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस इन सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में आपने लिखना है लेकिन उसका रेशो से चेंज नहीं करना, बस सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, 3, ये आपको नज़र आ रहा होगा, 3/27। तो अब इसको मैं सॉल्व करती हूँ 3/27 को, क्योंकि उन्होंने सिर्फ सिंपलेस्ट फॉर्म लिखा है तो हम क्या करेंगे, 3/27 दोबारा लिख देंगे। फिर हम लिखेंगे इसको 3 1 3 और 3 9 27। ठीक है, 3 के टेबल में 27 आता है ना, 27 को आप 3 से करें तो 3 9 27 आएगा। ठीक है, तो 3 1 3 और 3 9
27, तो 1:9 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन लिखना हमने रेशो की फॉर्म में ही है, क्योंकि मैं बार बार आपको बता रही हूँ, क्योंकि उन्होंने एज अ फ्रैक्शन यहाँ पे नहीं मेंशन किया। मैंने डायरेक्ट आपको क्वेश्चन कराया है, यहाँ से आपने क्वेश्चन देख लेना है। ये बुक से ये वाला क्वेश्चन आपको करवा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको सही से नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आपको करवाया है मैंने अभी। इसमें सिर्फ लिखा हुआ है सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने करना है उसको रेशो की फॉर्म से फ्रैक्शन में चेंज नहीं करना। अब इसी तरह 4 × 1/3 है और 5 × 2/3 है। तो इसको जब हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो किस तरह से करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। 4 × 1/3 और रेशो 5 × 2/3। 5 × 2/3। ठीक है, यही है ना क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है ना आपके पास। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से नज़र आ रहा होगा। तो ये जो है आपने करना क्या है, इसको जो है ना सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है जस्ट। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जब इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो आपने क्या करना होता है, 3 को 4 से आप करोगे मल्टीप्लाई। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई किया तो 3 4 ज़ा 12 आ गया। ऊपर वाले न्यूमरेटर को आपने इसमें ऐड करना है। ठीक है, 3 4 ज़ा 12 आता है तो +1 13 हो गया। ठीक है, ये 3 4 ज़ा 12 आएगा। ठीक है, 3 4 ज़ा 12 +1 प्लस ऊपर वाला न्यूमरेटर प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 13। ठीक है, 13 डिवाइडेड बाय 3, जो डिनोमिनेटर में नंबर है वो नीचे इसके आ जाएगा। ठीक है, और अब 3 5 ज़ा 15, 3 × 5 15 +2 क्या हो गया 17। 17 डिवाइडेड बाय 3, ये 13/3 हो गया और रेशो 17/3। 13/3 रेशो 17/3। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई हमने कर दिया है। अब और इससे मज़ीद हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो है ये क्या है, ये ऐसे दो नंबर्स हैं जो एक 13 है एक 17 है। इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। सही है ना, तो 13/3, 13 डिवाइडेड बाय 3 रेशो 17 डिवाइडेड बाय 3, ये इसका आंसर आ जाएगा सिंप्लीफाइड फॉर्म का। ठीक है, अच्छा अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है ना सी पार्ट, वो भी सेम इसी तरह से होगा ये वाला। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी कि प्रोपोर्शन के क्वेश्चन किस तरह से आपने करने हैं, क्योंकि इसमें हमने सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। तो मैं कोशिश ये करूँगी कि आपका एक वीडियो में ये हो जाए। अगर तो नहीं हो सका तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में लेके जाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है। लेकिन मेरी कोशिश तो यही है कि आज की एक ही वीडियो में आपका ये कवर हो जाए। बट क्योंकि ये बहुत वास्ट टॉपिक है तो हो सकता है कि हमें 2-3 वीडियोस में इसको कवर करना पड़े, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो क्वेश्चन में उनको प्रॉब्लम आ रही होती है। एक क्वेश्चन अगर हम नहीं करते तो उसमें वो उनको इश्यू आता है, वो खुद नहीं कर पाते। तो इस वजह से मेरी कोशिश यही होगी कि मैं आपको करवाऊँ मैक्सिमम। अच्छा, अब ये नेक्स्ट रेशो वाला तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। अब नेक्स्ट क्या है, सॉल्व फॉर एक्स इन ईच प्रोपोर्शन। अब वो कह रहे हैं कि एक्स को सॉल्व करें इन ईच प्रोपोर्शन। ठीक है, तो हम थोड़ा सा रिवर्स जाते हैं कि जब आपने प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन किए थे ना यहाँ पे,
तो x को अगर हमने सॉल्व करना है उसमें x को, तो आपने किस तरह से करना है, ठीक है। सॉल्व फॉर x इन ईच प्रोपोर्शन, हर प्रोपोर्शन में x को जो है कैसे सॉल्व करें। ठीक है, अगर उसमें आप ये वाली एग्जाम्पल देख लो, veterinarian office is full of cats and dogs. If there are 50 animals in the room and if the ratio of cats to dogs 3 to 2, 3 to 7, find the number of cats in the office. नहीं, इसका तो उन्होंने आंसर दिया हुआ है, ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम है। आपने ये वाला क्वेश्चन देखना है। अ बॉक्स कंटेन्स 6 रेड बॉल्स एंड 3 ग्रीन बॉल्स। इफ़ red balls are added, how many green balls must be added in order to keep the ratio of red balls to green balls the same? अब 6/3 है इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 3 प्लस एक्स है। अब ये मैं इसलिए आपको दिखा रही हूँ क्योंकि ये एक्स की वैल्यू आपने फाइंड किस तरह करनी है वो दिखा रहे हैं इसमें। तो ये ज़रा आप देख लो, ये वाला क्वेश्चन देख लो कि एक्स की जो वैल्यू है ना, वो जब आपको प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन आते हैं तो उसमें आपने एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करनी होती है, इस तरह करके फाइंड करनी होती है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि 6 जो है रेड बॉल्स हैं, 6 रेड बॉल्स हैं और 3 ग्रीन बॉल्स हैं, ठीक है। तो 6/3 का रेशो एक बना लिया। फिर उन्होंने कहा है इफ़ 4 रेड बॉल्स आर एडेड, अगर 4 उसमें रेड बॉल्स और ऐड कर ली जाएं तो हाउ मैनी ग्रीन बॉल्स मस्ट बी एडेड इन ऑर्डर टू कीप द रेशो ऑफ रेड बॉल्स टू ग्रीन बॉल्स द सेम। तो 6/3 होगा और उन्होंने कहा है कि रेड बॉल्स में 4 और रेड बॉल्स ऐड कर ली जाएं तो 6 और 4 कितनी हो गई 10। तो ये रेशो बन जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 3 प्लस एक्स, क्योंकि 6 रेड बॉल्स थी 3 ग्रीन बॉल्स थी। एक हमारा ये बना था 6/3 और फिर 4 जब और रेड बॉल्स ऐड हुई तो 10, वो रेड बॉल्स 10 हो जाएंगी, 6 + 4 10, और लेकिन ग्रीन बॉल्स तो 3 ही रही थी ना, तो इसलिए 10 डिवाइडेड बाय 3 प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, 3 जो है वो 3 जो है 10 से होगा मल्टीप्लाई, और 6 जो है वो 3 + एक्स से होगा। तो इस तरह करके इसकी एक्स की वैल्यू आएगी। इसी तरह यहाँ पे भी उन्होंने कहा है ना सॉल्व फॉर एक्स इन ईच प्रोपोर्शन, तो एक्स को कैसे हमने सॉल्व करना है हर प्रोपोर्शन के लिए, तो उसकी भी हमने ऐसे ही करके वैल्यू फाइंड करनी है। अब वो कह रहे हैं ना सॉल्व फॉर एक्स इन ईच प्रोपोर्शन, तो उसके लिए हम लिखेंगे, ये आपको क्वेश्चन कराने लगी हूँ ये वाला, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से नज़र आ रहा होगा, विजिबल हो रहा होगा। ये अब हम प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन स्टार्ट करने लगे हैं, तो आपने गौर से देखना है। ए पार्ट है इसका और क्वेश्चन नंबर है 3, ठीक है। तो इसको हम किस तरह से करेंगे कि 6 डिवाइडेड बाय एक्स लिखा हुआ है उन्होंने और 9 डिवाइडेड बाय 12 लिखा हुआ है। तो अब इसकी हमेशा आपने याद रखना है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। x जो है 9 के साथ होगा, x 9 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और 12 जो है, क्योंकि अब यहाँ पे कोई हमें प्रॉपर वो स्टेटमेंट की फॉर्म में तो क्वेश्चन दिया हुआ नहीं है कि हम उस तरह करें, तो इसको डायरेक्ट हम कर सकते हैं। x को हम 9 के साथ करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई और 6 को 12 के साथ करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, एक स्टेप तो ये हो जाएगा। एक स्टेप में तो आपने क्वेश्चन को एज इट इज़ लिखना है, फिर
x को आप 9 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, 6 को 12 के साथ कर दोगे, और फिर फर्दर स्टेप में क्या आएगा, फर्दर स्टेप इधर ये होगा कि x को जब 9 से करोगे तो 9x हो जाएगा, और 12 को 6 से करोगे तो 12 को 6 से किया तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई 6, 72 हो जाएगा। अब x को हम करेंगे अलग, क्योंकि x की हमने वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो इसलिए x को हम अलग कर देंगे और 72 डिवाइडेड बाय 9 कर देंगे। तो 72 को डिवाइडेड बाय 9 करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 8। क्योंकि अब यहाँ पे देखो हमारे पास 6 डिवाइडेड बाय x था और 9 डिवाइडेड बाय 12 था इस क्वेश्चन में। अब हमने x को 9 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई किया और 12 को 6 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई किया। जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 9x हो गया और इज इक्वल टू 72 हो गया। ठीक है, क्योंकि 12 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 72 आता है। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया कि x को अलग कर दिया और 72 जो है डिवाइडेड बाय 9 कर दिया। वो किस तरह हुआ, क्योंकि अब आप सोच रहे होगे 72 तो है लेकिन 9 जो है इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था ना, तो जब इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे आएगा तो 72 के साथ डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एक साइड पे अगर एक नंबर मल्टीप्लाई होता है तो दूसरी साइड पे इज इक्वल टू के आके वो डिवाइड हो जाता है, या अगर एक साइड पे वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो दूसरी साइड पे इज इक्वल टू के जाके वो क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। ये इक्वेशन वाले क्वेश्चन में ये जो है रूल होता है मैथमेटिक्स का, ये आपने याद रखना है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8। x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 8। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बिल्कुल सेम लाइक दिस क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बी क्या है, x डिवाइडेड बाय 21। एक दो क्वेश्चंस आपको कराऊंगी फिर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस की तरफ लेके जाऊंगी। ठीक है, ताकि हम सारों को कोशिश करते हैं कि कवर कर सकें। 3/7। अच्छा अब इसमें भी आपने बिल्कुल सेम पहले क्वेश्चन की तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 7x, ठीक है, और 21 और 3। ठीक है, जब इसको आप करोगे ना तो ये 7x हो जाएगा और 21 को 3 के साथ करोगे तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ये 63 आ जाएगा। लेकिन मैं आपको करके भी बता देती हूँ, कैलकुलेट, ये 63 आ गया। ठीक है, अच्छा 63। अब क्या आप करोगे, x को मतलब x को अलग करोगे क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, और 63 डिवाइडेड बाय 7 कर दोगे। तो 63 डिवाइडेड बाय 7 करोगे तो आपके पास आएगा 7। 63 को आप डिवाइड करोगे 7 से तो आपके पास आएगा यहाँ पे 9। यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा 9। ठीक है, 63 को 9 से 7 को 9 टाइम्स आप टेबल पढ़ोगे तो 63 आ जाएगा, तो इसलिए x की वैल्यू 9 आ जाएगी। ठीक है, ये आपने इसके स्टेप्स करने प्रॉपर। और जब आप क्वेश्चन कर रहे होगे तो ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए किया है कि ये आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। आपने यूँ नहीं करना, एक बार क्वेश्चन को एज इट इज़ दोबारा लिखना है, क्योंकि मैथ्स में स्टेप्स बहुत मैटर करते हैं। आपके स्टेप वाइज आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखो ये सी पार्ट, डी, ई और एफ ये बिल्कुल सेम तरीके से हो रहे हैं, इसलिए ये मैं आपको होम टास्क दे रही हूँ, ये आपने खुद से करना होगा। ठीक है, तो जब आप खुद से करोगे तो आपको आइडिया होगा कि आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं या नहीं। ठीक है,
और फिर नेक्स्ट जो है, अगर कुछ समझ नहीं आता किसी स्टूडेंट को भी तो मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। मैथमेटिक्स क्लास कंसिस्ट ऑफ 16 वुमेन एंड 24 मैन। व्हाट इज़ द रेशो ऑफ मैन वुमेन टू मैन। अब वो कह रहे हैं कि एक मैथमेटिक्स की क्लास है जिसमें जो कि कंसिस्ट करती है 16 वुमेन पे और 24 मैन पे। तो वो कह रहे हैं कि रेशो ऑफ वुमेन टू मैन क्या है। रेशो ऑफ वुमेन टू मैन आपने बताना है। तो रेशो ऑफ वुमेन टू मैन इसमें क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है और उसका पार्ट ए है। ठीक है, तो रेशो ऑफ मैन टू वुमेन टू मैन वो कह रहे हैं। तो रेशो टू ऑफ वुमेन टू मैन क्या होगा, 16:24, क्योंकि रेशो ऑफ वुमेन क्या है 24, 16 रेशो है वुमेन का और 24 जो है वो मैन का है। तो 16:24 जो है वो वुमेन टू मैन का रेशो हो जाएगा। इसका सिर्फ ये आंसर है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है, रेशो ऑफ मैन टू वुमेन। मैन टू वुमेन अगर आपको आ जाए तो फिर आपने लिखना है 24:16, क्योंकि मेंस का 24 है ना, 24:16। अच्छा, अब वो कह रहे हैं थर्ड पार्ट में, व्हाट इज़ द रेशो ऑफ वुमेन टू ऑल स्टूडेंट्स इन द क्लास। पहले तो उन्होंने रेशो ऑफ वुमेन टू मैन कहा, फिर उन्होंने रेशो ऑफ मैन टू वुमेन कहा। अब वो ये कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द रेशो ऑफ वुमेन टू ऑल स्टूडेंट्स इन द क्लास, यानी तमाम स्टूडेंट्स में क्लास की उसकी जो वुमेन है उसका क्या रेशो है, यानी तमाम स्टूडेंट्स में क्लास की जो है वो वुमेन का क्या रेशो है। अब आपने वो बताना है। तो वो आप किस तरह से बताओगे। अ मैथमेटिक्स क्लास कंसिस्ट ऑफ 16 वुमेन एंड 24 मैन। तो अब वो कह रहे हैं कि रेशियो ऑफ वुमेन टू ऑल स्टूडेंट्स इन द क्लास, यानी तमाम स्टूडेंट्स में क्लास की जो वुमेन का रेशो है वो क्या है। तो तमाम में भी तो 16 ही होगा ना। 16, व्हाट इज़ द रेशो ऑफ वुमेन टू ऑल स्टूडेंट्स इन द क्लास। इसमें भी 16 ही आप लिखोगे क्योंकि 16 वुमेन है, तो 16 ही आपका आंसर आएगा। सही है। अच्छा, अब वो कह रहे हैं राइट फ्रैक्शंस इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग रेशोस, यानी इन रेशो को रिप्रेजेंट करते हुए आपने क्या करना है कि फ्रैक्शंस की फॉर्म में लिखना है और सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिखना है। द माइल पर गैलन रेशो फॉर अ ट्रिप ऑफ 387 माइल्स ऑन 18 गैलन्स। ठीक है, द माइल पर गैलन रेशो फॉर अ ट्रिप ऑफ 387 माइल्स ऑन 18। अच्छा, अब 387 डिवाइडेड बाय 18 आपने लिखना है। 387 डिवाइडेड बाय 18, इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लिया और अब हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिखना है और सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिखना है। ये बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह होगा, लेकिन आपको उन्होंने दे स्टेटमेंट की फॉर्म में दिया है, तो स्टेटमेंट को आपने देख कर और फिर उसको करना है उस फॉर्म में। ठीक है, यानी ऑब्वियस सी बात है कि जो बड़ा जो नंबर है ना 387। ठीक है, अब ये मैं क्वेश्चन नंबर 5 आपको स्टार्ट कराने लगी हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे है ना 387 माइल्स ऑन 18 गैलन्स। तो यहाँ पे आप लिखोगे 5 क्वेश्चन है और ए पार्ट है, तो 387 पहले लिखोगे और डिवाइडेड बाय क्या है 18 गैलन्स है ना।
तो 18 लिख दोगे। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए आपने देखना है कि 387 जो है वो नंबर किसी से, कौन सा नंबर है जिससे 387 डिवाइड होता है। कोई नंबर ऐसा है जिससे 387 भी डिवाइड हो रहा हो, 18 भी हो रहा हो, तो हम ज़रा चेक कर लेते हैं। 387 जो है 6 6 से नहीं होगा। 387 जो है 3 से हो रहा है ये देखें आप, देखो 387 हमने लिख लिया क्योंकि उन्होंने लिखा है ना कि द माइल पर गैलन रेशो फॉर अ ट्रिप ऑफ 387 माइल्स ऑन 18 गैलन। तो हमने 387 डिवाइडेड बाय 18 लिखा क्योंकि उन्होंने लिखा ये है कि इसको सिंपलेस्ट फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिखें और सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिखें। तो अब हमने 3 से डिवाइड करके इसको देखा तो इसको डिवाइड ये हो रहा है, तो 129 डिवाइडेड बाय 18 है, तो 3 6 18 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम अगेन 3 से करेंगे तो फिर भी ये हो जाएगा। 3 से करेंगे तो 43, ये आ जाएगा 43, और ये हो जाएगा 3 2 6। ठीक है, 129 को 3 से करेंगे तो 43 आ जाएगा, और 6 को करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब ये और फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता क्योंकि ये एक नंबर 43 है और एक 2 है। ठीक है, तो ये सिंप्लीफाइड इसका आंसर भी आ गया, और जो है फ्रैक्शन की फॉर्म में भी हमने लिख दिया। ठीक है, इसी तरह से आपने इनको भी करना है। द स्टूडेंट टू फैकल्टी रेशो एट कॉलेज स्टूडेंट्स 7 स्टूडेंट्स एंड अ फैकल्टी ऑफ 215। ठीक है, इसको भी आपने इसी तरह करना है। द एडमिनिस्ट्रेटर टू एम्प्लॉय रेशो इफ 3 आर 15 एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड 85 एम्प्लॉयज़। अच्छा, ये शायद आपके लिए थोड़ा सा ट्रिकी हो तो ये मैं करवा देती हूँ। ये तो सिंपल है ना, 7527 आपने लिखना है और डिवाइडेड बाय 215 लिखना है। इसको सिंप्लीफाई मतलब आपने फ्रैक्शन की फॉर्म में तो ऐसे बाय करके लिख लेना है, फिर आपने सिंप्लीफाई ऐसे करना है कि डिवाइड करके देखना है कि ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ सकता है या नहीं। ठीक है, इस तरह करना है इसको। अब नेक्स्ट का मैं बता देती हूँ क्योंकि ये रेशो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से लिखा हुआ है। द एडमिनिस्ट्रेटर टू एम्प्लॉय रेशो। अब वो कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर टू एम्प्लॉय रेशो जो है, इफ़ देयर आर 15 एडमिनिस्ट्रेटर एंड 85 एम्प्लॉयज़। अब वो कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर टू एम्प्लॉय रेशो आपने करना है। इफ़ देयर आर, ये भी कोई मुश्किल नहीं है, 15 डिवाइडेड बाय 85 होगा। अब आप ये सोच रहे होगे कि ऊपर वाला नंबर जो है वो अगर छोटा भी हो जाता है, न्यूमरेटर वाला और डिनोमिनेटर वाला बड़ा, तो इसमें कोई इशू नहीं होता। ये आपको थोड़ा सा शायद ट्रिकी लग रहा हो, लेकिन शुरू में ना थोड़ी सी उन्होंने स्टेटमेंट चेंज की है। वो चेंज किस तरह की है कि वो कह रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटर टू एम्प्लॉय रेशो बन रहा है। तो अगर वो कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं वो 15 हैं और एम्प्लॉयज़ जो हैं वो 85 हैं, तो इसका रेशो बनाएं तो 15 रेशो 85 बनेगा ना, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर टू एम्प्लॉय रेशो बनाना है। एम्प्लॉय टू एडमिनिस्ट्रेटर अगर होता तो फिर हम 85 डिवाइडेड बाय 15 लिखते। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आपने क्या लिखना है, 15 डिवाइडेड बाय 85 और इसको मल्टीप्लाई कर देना। ये तो बहुत इजी है क्योंकि ये भी 5 के टेबल से दोनों ये सिंप्लीफाई हो जाएंगे, क्योंकि दोनों के एंड पे 5 आ रहा है। 3 के टेबल से भी हो सकता है, लेकिन 3 से हो सकता है दोनों ना हो, 5 के टेबल से दोनों आपके हो जाएंगे सिंप्लीफाई। अच्छा, एंड जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है, द प्रॉफिट पर लॉट रेशो इज़ 18 per lot ratio if 18 lots are sold for a total profit of this। अच्छा, अब वो कह रहे हैं प्रॉफिट पर लॉट रेशो।
profit per lot ratio. If lots are sold for a total profit of this. अब वो कह रहे हैं कि प्रॉफिट भी है पर लॉट रेशो के, तो आपने इसको किस तरह करना है, पर लॉट का रेशो जो है वो इतना है फॉर ए टोटल प्रॉफिट दिस, तो आप लॉट डिवाइडेड बाय प्रॉफिट करोगे, क्योंकि पर लॉट प्रॉफिट है ना, पर लॉट के प्रॉफिट है, तो आप उसको प्रॉफिट लॉट को पहले लिखोगे और प्रॉफिट को जो है वो डिनोमिनेटर में लिखोगे। सही है ना? तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब वो कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोर्शंस। अब ये प्रोपोर्शन आपको दिए हुए हैं, तो वो कह रहे हैं कि इसमें प्रोपोर्शन में आप x की वैल्यू जो है वो फाइंड करें। तो x डिवाइडेड बाय 4 है और 6 डिवाइडेड बाय 20 है। ठीक है, इसको उसी तरह से जैसे मैंने आपको पहले वाला क्वेश्चन करवाया है ना, तो अब ये प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन आ गए हैं, तो इसको सेम लाइक दिस क्वेश्चन आपने करना है। ठीक है, पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट ए क्या है, x रेशो 4 है और इज इक्वल टू 6 रेशो 20 है। ठीक है, यही है ना? तो अब आपने क्या करना है, आपने करना ये है कि x रेशो 4 और 6 रेशो 20 एक बार सोल्यूशन में एज इट इज़ लिख लेना है। यहाँ पे लिखोगे सोल्यूशन, ठीक है, और इस क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख लोगे। अब क्या करोगे, एक्स रेशो 4 का मतलब है x डिवाइडेड बाय 4। किसी कोई भी नंबर रेशो में आ रहा है तो इसका मतलब है वो बाय की फॉर्म में ज़रूर आएगा, इस तरह करके वो ज़रूर लिखा जाएगा। जब वो यूँ लिखा जाएगा तो फिर जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व किया उसी तरह से करके हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब 20 को आप x से मल्टीप्लाई कर दोगे और 6 को आप कर दोगे 4 से मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दोगे, सॉरी यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाया था, तो आपको कंफ्यूजन ना हो जाए इसलिए यहाँ पे मैं लगा रही हूँ। 20 को x से मल्टीप्लाई किया और 6 को 4 से आपने मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 20x और ये आ जाएगा 24। अब आपने क्या करना है, x को अलग करना है और 24 डिवाइडेड बाय 20 कर देना है। अब जब 24 डिवाइडेड बाय 20 होगा तो ये 2 के टेबल से जा सकता है। 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 4, 2 10 ज़ा 20। ठीक है, अब 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, तो ये x इज इक्वल टू 6 बाय 5। अब देखो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 10 ज़ा 20 और 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, अब ये 6 बाय 5 ऐसा नंबर आ गया ना कि ये एक नंबर ऑड है और एक नंबर इवन है, तो ये मीन्स के आगे फर्दर जो है वो नहीं इसकी कोई सिंप्लीफाइड फॉर्म हो सकती, इसलिए इधर हम इसको स्टॉप कर देंगे। तो ये x की वैल्यू जो है वो 6 बाय 5 हमारे पास आ जाएगी। सही है, इसी तरह से आपने नेक्स्ट पार्ट्स भी जो है वो करने हैं जिसमें आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोर्शंस। इसमें भी, इन सारों में भी आपने इसी तरह से करने हैं जैसे मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। इफ़ द रेशो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स इन अ क्लास 3:7, फाइंड द फॉलोइंग। अब वो कह रहे हैं कि अगर रेशो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स इन अ क्लास
अगर एक क्लास में बॉयज़ का रेशो जो है टू गर्ल्स 3:7 है, यानी बॉयज़ का रेशो 3 और गर्ल्स का रेशो 7 है, तो फाइंड द फॉलोइंग। ये चीज़ें जो है, ये स्टेटमेंट्स जो दी हुई हैं, ये फाइंड करें। द रेशो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज़, गर्ल्स टू बॉयज़ क्या है, 7:3, क्योंकि उन्होंने कहा है ना कि रेशो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स इन अ क्लास इज 3:7, तो आपका पूछा हुआ क्या है, गर्ल्स टू बॉयज़ का रेशो पूछा है, तो 7:3 लिख दोगे आप। द रेशो ऑफ बॉयज़ टू द टोटल क्लास, द रेशो ऑफ बॉयज़ टू द टोटल क्लास, पहले भी एक ऐसा क्वेश्चन आया था यहाँ पे, उन्होंने कहा था व्हाट इज़ द रेशो ऑफ वुमेन टू ऑल स्टूडेंट्स इन दी क्लास। ठीक है, तो अब यहाँ पे यहाँ से इससे मैं आपको इस क्वेश्चन को भी समझाऊंगी, ये मैंने आपको बताया नहीं था, मिस्टेकनली ये रह गया था, तो यहाँ पे जब ये क्लियर होगा ना, वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे उन्होंने रेशो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज़ का है, गर्ल्स टू बॉयज़ आपको यहाँ पे उन्होंने लिख दिया कि बॉयज़ टू गर्ल्स जो है वो 3:7 है, यानी 3 जो है बॉयज़ का रेशो है, गर्ल्स का 7 है, तो गर्ल्स का जब आप गर्ल्स टू बॉयज़ लिखोगे तो 7:3 लिखोगे। जब आप रेशो ऑफ बॉयज़ टू दी टोटल क्लास लिखोगे तो आप लिखोगे बॉयज़ का रेशो क्या है, 3 है, और होल क्लास का, टोटल क्लास का रेशो क्या है, 10 है। 3:7 इज इक्वल टू टोटल क्या हो गया, ये तो नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो दिया हुआ है ना, टोटल नंबर ऑफ रेशो क्या हो गया, 10। ठीक है, 3 को 7 में प्लस करेंगे तो 10 आ जाएगा ना, इसलिए हमारे पास जो टोटल रेशो है 3, उन्होंने कहा है द रेशो ऑफ बॉयज़ टू द टोटल क्लास, तो 3:10 आप लिख दोगे इसका आंसर। इसी तरह द नंबर ऑफ बॉयज़ in the class if the total number in the class is 40। अब वो कह रहे हैं कि नंबर ऑफ बॉयज़ लिखें आप इन द क्लास इफ़ द टोटल नंबर इन द क्लास इज़ 40, तो नंबर ऑफ बॉयज़ जो है अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि टोटल नंबर 40 है, अगर टोटल नंबर क्लास का 40 हो जाए, यहाँ पे तो वो कह रहे हैं ना कि इस रेशो के मुताबिक आप क्लास का टोटल नंबर देखें कि क्या है, 10 हमने लिख दिया था। अब यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि अगर टोटल नंबर क्लास की टोटल स्ट्रेंथ जो है वो 40 हो जाए, तो फिर आप बॉयज़ का रेशो बताएं कि क्या है। बॉयज़ का रेशो अब हम निकालने के लिए हम इसको टोटल नंबर ऑफ क्लास से डिवाइड कर देंगे, इसको टोटल नंबर ऑफ क्लास से अगर निकालें तो 40 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो 40 आएगा। लेकिन अगर हम इसको रेशो ऑफ बॉयज़ से करें, द नंबर ऑफ बॉयज़ इन द क्लास इफ़ द टोटल नंबर इन द क्लास इज़ 40। अच्छा, अब 40 नंबर है ना, अगर 40 नंबर है तो हमने रेशो ऑफ बॉयज़ से उसको डिवाइड करना है। रेशो ऑफ बॉयज़ क्या था, 3 था, तो 40 को हम डिवाइड कर देंगे 3 से, तो 13.33। अब देखो बात यह है कि क्वेश्चन को ना थोड़ी सी स्टेटमेंट समझने की बात होती है। यहाँ पे उन्होंने आपको दे दिया कि रेशियो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज़, वो तो आप सिंपल लिख दोगे 7:3। फिर रेशियो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स लिखा है तो वो तो आपको एज इट इज़ जो लिखा हुआ है वही आप लिख दोगे। लेकिन नंबर ऑफ बॉयज़ टू दी टोटल क्लास वो आप 3:10 लिख दिया आपने। लेकिन जब नंबर ऑफ बॉयज़ इन दी क्लास, अब वो कह रहे हैं कि नंबर ऑफ बॉयज़ इन दी क्लास क्या होगा अगर टोटल नंबर ऑफ क्लास जो है वो 40 हो जाए, यानी स्ट्रेंथ जो इस रेशो के हिसाब से तो 10 बनती है ना, लेकिन अगर 40 स्ट्रेंथ हो जाए क्लास में तो फिर
नंबर ऑफ़ बॉयज़ हम कैसे फाइंड करेंगे? नंबर ऑफ़ बॉयज़ ऐसे ही फाइंड करेंगे ना कि हम जो क्लास की टोटल स्ट्रेंथ है उसको रेशो बॉयज़ का जो रेशो दिया हुआ है 3 रेशो उससे हम डिवाइड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ़ बॉयज़ इन द क्लास आपके पास आ जाएंगी। तो 40 को आप 3 से डिवाइड करोगे ना तो आपके पास आंसर आएगा 13.33। अब 13.3 जब होता है पॉइंट के बाद जब आप याद रखना कि जब 5 से छोटा नंबर आएगा ना तो आप उसको डाउनवर्ड राउंड ऑफ करते हो या आप 13 भी लिख सकते हो। ठीक है, आप 13 भी उसको लिख सकते हो। तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ इन दी क्लास का यहाँ पे आंसर क्या आएगा 13 या 12 भी आ सकता है। ठीक है, दोनों आंसर आपके करेक्ट होंगे क्योंकि ये रूल होता है मैथमेटिक्स का कि जब डेसिमल में आंसर आ रहा हो और 0.5 हो, 0.5 अगर हो तो वो फिर पॉइंट जो है पहले वाला नंबर जो है वो डाउनवर्ड राउंड ऑफ होता है और अगर 5 से लेके अपवर्ड 5 तक का नंबर हो तो वो फिर अपवर्ड राउंड ऑफ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आपका आंसर क्या आएगा 40 डिवाइडेड बाय 3 आप लिखोगे और आंसर आपका आएगा 13। ठीक है, 12 भी आप लिख सकते हो। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है, डिटर्मिन विच आइटम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज द बेटर बाय, मेक अ टेबल शोइंग यूनिट प्राइसिंग। अब ये उस तरह क्वेश्चन है जैसे आपको मैंने एक्सरसाइज में कराया था, तो ये आप कोशिश करो कि ये आप खुद करो। ठीक है, ये बिल्कुल सारे ये भी वैसे ही है। ठीक है, और डिटर्मिन विच आइटम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज़ द बेटर बाय, ये 8 और 9 ये दोनों सेम है। और ये एग्जाम्पल जैसे आपको कराई थी ना, मैं एग्जाम्पल भी आपको शो करवा देती हूँ, एग्जाम्पल आपको शो करा देती हूँ ताकि आप कर सके। बिल्कुल इस एग्जाम्पल की तरह ये होगी, एग्जाम्पल नंबर 4 की तरह। ठीक है, और ये हमने ओटी फ्लेक्स वाला भी किया था तो ये भी इस तरह ही है। ठीक है ना, ये सेम बिल्कुल ये इसी तरह हो गया 7, 8 और 9 क्वेश्चन। अब हम जो है इस पे चले जाते हैं। ये भी हम आपका जो है उसकी एग्जाम्पल की तरह होगा जैसे मैंने आपको प्रीवियस करवाई है। ठीक है ना, तो ये जो है आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। अब इसके बाद जितने भी क्वेश्चन हैं ना वो हम देख लेते हैं। अ रेसिपी कॉल्स इन पार्ट 2 फॉर 2 eggs, 1 teaspoon of vanilla and 3 cups of flour and 1 or 3/4 cups of sugar. If one ingredient is changed to the amount given below, how must the other ingredients be changed to keep the proportion the same? मेरे ख्याल से आई थिंक हम इसको यहाँ पे एंड करते हैं इस लेक्चर को, और इसके हमें तकरीबन 2 to 3 वीडियोस में इसको कवर करना होगा बिकॉज मैं चाह रही हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लैरिफाई हो जाए। तो ये जो है आपकी आज की वीडियो में मैंने आपको रेशो एंड प्रोपोर्शन के बारे में बताया है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस आपको करवाए हैं और कुछ जो है या अगर आप कहते हो तो मैं आपको दूसरी बुक से भी करवा सकती हूँ। इस बुक से फिर यही है कि आपको जो है ना जो एग्जांपल्स हैं उसको देखकर आपको क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने होंगे। लेकिन अगर हम दूसरी अपनी एक बुक देखते हैं, यहाँ से हम अपना जो है वो लेसन को कंप्लीट करते हैं। ये एक मेरे पास अदर मतलब बुक है, उससे प्रोपोर्शन को भी हम देख सकते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, प्रोपोर्शन के बिल्कुल सेम लाइक जैसे हमने किए हैं इसी तरह से यहाँ पे भी हैं। अब आप देख सकते हो कि ये जो है ना क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स रेशो 21 है, फिर प्रोपोर्शन है 25:35 है। तो इन्होंने क्या किया है 21 और 25 को इन्होंने किया है और डिवाइडेड बाय 35 लिख दिया। ठीक है, अब ये प्रोपोर्शन के क्वेश्चन है। ठीक है, प्रोपोर्शन का ये तरीका होता है कि इस तरह से करना होता है। हमने यहाँ पे भी हमारे पास प्रोपोर्शन के ये क्वेश्चन थे। ठीक है, ये प्रोपोर्शन के क्वेश्चन थे, लेकिन इसमें उन्होंने इस तरह से नहीं दिया हुआ था। यहाँ पे
उन्होंने सिंपल जो है ना, सिंपल जो है एक्स फाइंड, उन्होंने कहा था एक्स फाइंड करें। यहाँ पे भी उन्होंने हमें कहा हुआ है एक्स फाइंड करें, ठीक है। तो आप देख लो कि अप्लाइंग द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का मैंने आपको पहले भी बता दिया कि एक्स की जो है आपने वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक्स लिखा आपने, फिर मल्टीप्लाई आपने लिखा 35, क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं ना। यहाँ पे अगर हम इसको लिखें तो हम किस तरह लिखेंगे, एक्स डिवाइडेड बाय 21, और फिर हम लिखेंगे 25 डिवाइडेड बाय 35। तो ऑब्वियस सी बात है कि x जो है वो 35 के साथ मल्टीप्लाई होगा क्रॉस, और 21 जो है वो 25 के साथ होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो x जो है x और 35 हो जाएंगे मल्टीप्लाई, और 21 और 25 हो जाएंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अब जब ये होगा ना 35x हो जाएगा, और 21 मल्टीप्लाई बाय 25 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, 21 मल्टीप्लाई 25, 525, 525 हो जाएगा। और 525 को डिवाइड करेंगे हम 35 से, तो ये आ जाएगा 15। ये देखो 15 आंसर आया हमारा, और उनका भी 15 आया है, बिल्कुल सेम लाइक ये मैं आपको क्वेश्चन पहले करवा चुकी हूँ, ठीक है। तो अब जो है हम हमारे पास रेशो के प्रोपोर्शन के क्वेश्चन हो चुके हैं, रेशो के हम क्वेश्चन कर चुके हैं। तो अब हम ऐसा करते हैं ना कि जो अपना परसेंटेज है, परसेंटेज का अभी हमने कवर नहीं किया है, तो वो हम उसके ऊपर चले जाते हैं। या आपको थोड़े से ये इस टाइप के क्वेश्चंस ये जो आ रहे हैं ना स्टेटमेंट वाले, ये भी मैं क्लियर कर देती हूँ। और फिर अगर आपको समझ नहीं आई, वो जो पहले बुक दिखाई थी उसमें सॉल्व क्वेश्चन नहीं थे, ये बुक एक अदर मतलब एक्स्ट्रा बुक है जिसमें सॉल्व क्वेश्चन दिए हुए थे। तो मैंने कहा ये भी आपको इसमें से भी कुछ क्वेश्चन जो है वो करवा दूं, ताकि आपको मज़ीद क्लैरिफाई हो जाए कि किस तरह से करना है। अब वो कह रहे हैं कि डिवाइड करें ₹2600 अली, असलम एंड अनवर इन द रेशो 4:6:3 रिस्पेक्टिवली। यानी अगर सम ऑफ टोटल अमाउंट जो है वो 2600 है, और सम ऑफ रेशो जो है 4:6:3 आपको दिया हुआ है ना, तो इसका आपने क्या लिखना है, 13। आपके पास आंसर 6+4 क्या हो जाएगा, सम ऑफ रेशो का क्या आंसर आएगा, 4+6+3 13, ठीक है। अब आप शेयर ऑफ अली जो है वो देखोगे, तो शेयर ऑफ अली क्या होगा, सबसे पहला शेयर जो है वो 4/13 वो शेयर ऑफ अली होगा, और मल्टीप्लाई आप इसको करोगे 2600 से, तो ये हो जाएगा आपके पास आंसर आएगा 800, ठीक है। अब आप शेयर ऑफ असलम जो है वो फाइंड करोगे, तो शेयर ऑफ असलम क्या है, 6 है। ये आपको कैसे पता लगेगा, जो जो नंबर जिस सीक्वेंस से दिए हुए हैं ना वो उसका रेशो है। अब सबसे पहला जो नाम है वो अली दिया हुआ है, तो अली का रेशो 4 है, असलम का रेशो 6 है, और अनवर का जो रेशो है वो 3 है। तो 4 डिवाइडेड बाय सम ऑफ जो अमाउंट आपने किया था, सम ऑफ रेशो किया था, उसको 4/13 मल्टीप्लाइज टोटल अमाउंट से करोगे, तो आपके पास आंसर आते जाएंगे। तो इस तरह करके आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसी तरह कोई भी आपको क्वेश्चन आ जाए जिसमें, अब जैसे ये देखो ये दिया हुआ है आपको, 3 पार्टनर्स डिवाइड अ प्रॉफिट ऑफ ₹8400, ठीक है। अब 3 पार्टनर्स हैं और उन्होंने प्रॉफिट जो है 8400 उसको डिवाइड करना है, उसका शेयर जो है वो ईच
पार्टनर में इन रेशोज़ के में मतलब उनके हिस्से जो है वो उनके जाएंगे। तो 3:4:7 है, तो सम ऑफ रेशो क्या हो जाएगा, 3+4+7 का जो आंसर क्या आएगा, 14। ठीक है, 3+4+3 क्या होता है, 7। 7+7 क्या हो जाएगा, 14। तो सम ऑफ टोटल प्रॉफिट क्या है, 8400। तो अब शेयर ऑफ फर्स्ट मैन क्या होगा, फर्स्ट मैन का शेयर होगा 3/14 मल्टीप्लाई बाय 8400। इसी तरह आप सेकंड मैन का शेयर निकालोगे, इसी तरह थर्ड मैन का भी शेयर फाइंड करोगे। इसी तरह ये जो सवाल है, अ प्रॉफिट ऑफ ₹1025 is to be distributed among 3 partners in the ratio of shares। ठीक है, रेशियो ऑफ शेयर्स ये हैं, इफ़ द पार्टनर्स होल्ड 4/3, 7/6 और 11/12 शेयर्स रिस्पेक्टिवली, हाउ मच डज ईच पार्टनर गेट। तो इसमें आपने क्या करना है कि वी कैन फाइंड द कॉमन डिनोमिनेटर टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। वो कह रहे हैं कि इन इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के हम कॉमन डिनोमिनेटर जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे कि अब 12 जो है उन्होंने डिनोमिनेटर लिया है, तो 12 भी ले लिया है, 12 भी से ले लिया। 12 किस तरह लिया है कि 4/3 था, 7/6 था, 11/12 था। लेकिन वो कह रहे हैं कि हम उसका एक ही फाइंड करने के लिए उन्होंने क्या किया है कि एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो ऑब्वियस सी बात है कि 12 ही आएगा ना। जब देखो कि जब आपकी इस तरह से उन्होंने दे दिया हो ना कोई क्वेश्चन, तो आप उसका कैसे करोगे, मैं आपको बता देती हूँ। ये देखो, ये इन्होंने इक्वल जो है एक ही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन करने के लिए उन्होंने क्या किया है, 3, 6 और 12। अब 3, 6 और 12 को लिया है तो 3 1 3, 3 2 6, 3 6 12, 2 1 2 और 2 3 6, 3 1 3। अब 3 2 6, 6 2 12, तो इसका 12 बनता है ना। एलसीएम क्या आया, 12। तो 12 को ही हम होल सब के न्यूमरेटर में 12 को ले लेंगे। अब जब 12 को लेंगे ना, तो फिर 4/3 था, 4/3 था, तो ये हमारे पास 3 था, 6 था और 12 था। तो जब सबका 12 लेंगे ना, 12 लेंगे तो 3 4 12 आएगा, 3 4 12 और 4 4 ऊपर क्या हो जाएगा, 3 के टेबल को 4 टाइम्स पढ़ेंगे तो 12 आता है ना। तो 4 को ऊपर वाले 4 से जाके मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 4 क्या हो जाएगा, 16। अब इसके 6 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आता है ना। तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14 आ जाएगा। इसी तरह 12 को 1 से करते हैं तो 12 आता है। तो 1 को 11 से करेंगे तो वही 11/12 ही रहेगा। लेकिन ये 4 और 7 जो है यहाँ पे मतलब चेंज होके 16 और 14 बन जाएंगे। इस तरह ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन जाएगी और सब के नीचे डिनोमिनेटर जो है वो 12 12 आंसर आ जाएगा और सम ऑफ रेशो जो है वो 41 होगा। सबका 16 + 14 और +11 जो है वो 41 आ जाएगा। टोटल प्रॉफिट जो है वो 1025 आएगा। और फिर शेयर आप निकालोगे ईच हर पार्टनर का अलग से, ठीक है। और शेयर ऑफ ईच पार्टनर कैसे निकालोगे कि इन दोनों को किया मल्टीप्लाई, 16 मल्टीप्लाई करोगे 1025, वो जैसे पहले हम करते थे, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सम ऑफ रेशोज से कर दोगे, ठीक है। वो उसी तरह से करना है। सिर्फ हमने इस क्वेश्चन में चेंज क्या था कि हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड की है पहले, कि क्योंकि हमारे पास अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ना हो तो फिर
हम उसको सॉल्व करते वक्त हमारे लिए मसला होता है। इसी तरह अब इस क्वेश्चन में भी ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये शो करवा रहे हैं, इसमें भी इक्विवेलेंट इन्होंने फ्रैक्शन फाइंड की है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करके फिर इन्होंने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अब बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल सेम इसी तरह से होंगे जैसे पहले होते रहे हैं, ठीक है। शेयर मतलब हर एक पर्सन का शेयर फाइंड कर लिया। ये अब थोड़ा सा डिफरेंट है तो ये मैं आपको बता देती हूँ। अ कार रन्स 121 किलोमीटर्स। अब देखो मैं आपको उस बुक से करवाते करवाते इस बुक पे लाई हूँ, तो आपने ये नहीं सोचना कि मैंने बुक चेंज किया अब, क्योंकि अल्लामा इकबाल के भी मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स देख रहे होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके पास कोई और बुक होगी, वो किसी और से सीख रहे होंगे। तो आपने जस्ट कॉन्सेप्ट क्लैरिफाई करने हैं। आपने ये नहीं देखना कि आपकी जो क्लास है कौन सी है, यूनिवर्सिटी कौन सी है, ठीक है। आपने जस्ट कॉन्सेप्ट, अगर आपका ये सब्जेक्ट है तो आपने कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई करना है, ठीक है। बुक चाहे ये हो, अल्लामा इकबाल की हो, कोई भी हो, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है ना आपका जो क्वेश्चन है, अ कार रन्स 121 किलोमीटर्स इन 11 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, हाउ विल इट रन ऑफ 20 लीटर्स। अब वो कह रहे हैं कि अगर एक कार जो है वो 121 किलोमीटर्स जो है 11 लीटर पेट्रोल में चलती है, तो हाउ विल इट रन ऑफ 20 लीटर्स। तो वो 20 लीटर्स में कितना रन करेगी, ठीक है। तो आपने x को जो है लेट x बी द किलोमीटर्स, x को हम किलोमीटर्स जो है वो सपोज कर देते हैं। तो उन्होंने कहा है कि लीटर्स जो है वो तो हमें गिवन है 11 लीटर्स और 20 लीटर्स। अब किलोमीटर्स जो हैं वो कार के 121 किलोमीटर्स चली है वो तो हमारे पास है, लेकिन x जो है वो हमने फाइंड करना है, यानी 20 लीटर्स के साथ वो कितने किलोमीटर चलेगी वो हमने फाइंड करना है। तो अब देखो यहाँ से लीटर्स जो है 11 से 20 ये ज़्यादा हुए हैं ना, इसी तरह ये 121 किलोमीटर से ये भी ज़्यादा होंगे। तो ये क्या है, जब एक चीज़ ज़्यादा, एक चीज़ बढ़ रही होती है तो दूसरी चीज़ भी एक, ये आपने बताना है कि ये डायरेक्ट इन प्रोपोर्शन है या इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। क्यों? क्योंकि एक चीज़ अगर लीटर्स बढ़ रहे हैं तो किलोमीटर्स भी बढ़ेंगे। लीटर्स बढ़ रहे हैं, लीटर्स 11 से 20 पे आया है तो किलोमीटर्स भी 121 से ज़्यादा होंगे। ऑब्वियस सी बात है 121 से ज़्यादा किलोमीटर्स ही चलेगी ना वो, 20 लीटर्स पेट्रोल होगा तो, इसलिए ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अब अगर यहाँ पे कम और ज़्यादा हो रहा हो तो वो फिर इन्वर्स प्रोपोर्शन हो जाता है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन की है। अब 11:20 लिख दिया हमने और 121:x लिख दिया। वही जैसे हम पहले करते थे बिल्कुल उसी तरह से करके हमने प्रोपोर्शन इसका एक बना दिया, ठीक है। आपने घबराना नहीं है, लिखना बिल्कुल इसको लिखने का तरीका वैसे ही होगा। सिर्फ ये हम बता रहे हैं कि हमारा प्रोपोर्शन जो है वो इन्वर्स है और एक जो है वो है। अच्छा, 11:20 हमने लिखा था और फिर इसको लिखने का तरीका आपको बता रही हूँ, 121x, ठीक है। अब 11 मल्टीप्लाई बाय x और हाँ 11 को हम, अब देखो ना यहाँ पे 11 डिवाइडेड बाय 20 जब हम करेंगे और 121 डिवाइडेड बाय x यूँ करके आप देख लो, 11 को आप x से करोगे, ठीक है। ये देखो मैंने आपको क्या बताया था, इसी तरह करके ये हुआ है ना। 11 को x से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ठीक है। 11 को x से कर रहे हैं, ये देख लो आप, 11 को हम x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 121 को हम कर रहे हैं 20 से, क्योंकि देखो x की तो हमने वैल्यू फाइंड करनी है ना।
तो इसलिए x को हम अलग करेंगे तो हम उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। अब 11x लिख दिया और 121 को 20 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 121 को हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2420 आंसर आएगा, 2420 आएगा। ठीक है, अब 2420 हमारे पास आया, इधर 2420 आया और उसको हम क्या फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? 2420 को हम डिवाइड कर देंगे 11 से और x को हम इधर लिख देंगे। ठीक है, x को हम अकेला इधर करके लिखेंगे और 2420 से हम को 11 से डिवाइड करेंगे। ये देखो 2420 को 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 220 आंसर आ जाएगा। तो 220 क्या हमारे पास आया है? 220 किलोमीटर्स, 220 किलोमीटर्स आंसर आया है। तो इसके साथ ज़रूर ये लिखना है 220 किलोमीटर्स, अदरवाइज़ आपका जो क्वेश्चन है ना वो कंसीडर नहीं सही करते, उसका जो नंबर्स है ना वो डिडक्ट करते हैं अगर आप सही साथ लिखो ना। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सही से समझ आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन का करवाया है। इसी तरह से ये आगे नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है वो बिल्कुल सेम इसी तरह से है जैसे मैंने अभी आपको कराया, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। उससे जो एयरप्लेन वाला ट्रैवल्ड वाला क्वेश्चन है वो भी डायरेक्ट का है। 12 क्वेश्चन भी आपका इसी तरह से होगा। ठीक है, इन क्वेश्चन का आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ये भी इसी तरह से हो रहा है। ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाले ही आ रहे हैं सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसी तरह से बिल्कुल आपने करना है। अब ये आया है एक इन्वर्स प्रोपोर्शन का। ठीक है, तो इन्वर्स का भी मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिफाई हो जाए ना कि डायरेक्ट किस तरह से होता है और इन्वर्स किस तरह से होता है। अच्छा, अब ये 6 वो कह रहे हैं 6 men कैन पेंट अ हाउस इन 4 days. How long would it take to paint the house if 2 men are employed? अब वो कह रहे हैं let x be the number of days। ठीक है, क्योंकि x को नंबर ऑफ डेज से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो कह रहे हैं कि 6 मैन जो है अगर 6 आदमी एक घर को 4 दिनों में पेंट करते हैं तो हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू पेंट द हाउस इफ़ 2 मैन आर एम्प्लॉयड। यानी अगर दो आदमियों को रखा जाए तो वो कितने दिनों में एक घर को पेंट करेंगे। तो वो डेज को आप एक्स वो कर लोगे, सपोज कर लोगे। इट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ इन्वर्स प्रोपोर्शन। अब ये किस तरह पता लगा है हमें? क्योंकि वो जिन दो चीज़ों के दरमियान हमारा जो प्रोपोर्शन है ना, यानी रेशो जो है वो बन रहा है, उससे हमें पता लगेगा कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इन्वर्स प्रोपोर्शन है। अब देखो, जब नंबर ऑफ मैन जो है वो ज़्यादा होंगे तो डेज जो है वो कम होंगे। जाहिर है एक घर को जब ज़्यादा लोग पेंट करने के लिए लगेंगे तो वो कम दिनों में वो घर पेंट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर एक घर को पेंट करने के लिए कम बंदे, पहले तो ज़्यादा थे ना, 6 ज़्यादा थे और वो 4 दिनों में, कम दिनों में उन्होंने उसको घर को पेंट कर दिया। अब उन्होंने कहा है कि बंदे उन्होंने कम कर दिए, एक घर को पेंट करने के लिए बंदे कम कर दिए उन्होंने, तो फिर दिन ऑब्वियस सी बात है दिन ज़्यादा लगेंगे ना उसको करने के लिए पेंट। तो इस वजह से ये इन्वर्स प्रोपोर्शन होगा, क्योंकि जब पहले डाटा मैन का ज़्यादा था और डेज का कम, मैन ज़्यादा थे तो डेज कम हो गए थे। अब हमारे पास मैन कम हुए तो ऑब्वियस सी बात है डेज ज़्यादा लगेंगे। तो यहाँ पे डेज का जो डाटा है वो ज़्यादा हमारे पास आंसर आएगा, इसलिए ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो ये आपने पहले समझना है क्वेश्चन में कि ये जो प्रोपोर्शन बनेगा ये इन्वर्स होगा या डायरेक्ट होगा। ठीक है, तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल वही है जैसे पहले था। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि देखो 6 का आपके साथ आपके पास
जो प्रोपोर्शन बनेगा ना वो कैसे बनेगा कि 2:6 लिखोगे आप, 2:6 और 4:x लिखोगे, 2:6 लिखोगे, ठीक है। क्योंकि आपने देखो ना, 6 मैन लिखे आपने और 4 डेज लिखे, फिर आपने 2 मैन लिखे और x डेज लिखे, तो आप 2:6 लिखोगे और 4:x लिखोगे, ठीक है। 6:2 भी लिख सकते हो, इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, 4:x लिख दो, ठीक है, ऐसे लिख दो। लेकिन जब आप यूं लिखोगे ना तो आपकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होनी है तो इसलिए इसको बहुत एहतियात से आपको लिखना पड़ेगा। जैसे देखो मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे बता देती हूँ ताकि आपको ना ये क्लियर, वीडियो तो लॉन्ग हो रही है लेकिन आपको क्लैरिफाई कॉन्सेप्ट्स हो जाएंगे। ये देखो, ये 6 है, 2 है, ठीक है, क्योंकि 2 मैन है, 2:6 हमने बनाया। ये प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन की वो है एग्जाम्पल है, 4:x है। तो अब हम क्या करेंगे, 2/6 4/x, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 2 को x के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई और 6 को 4 के साथ। तो ये क्या आ जाएगा, 12। अब अगर हम इसको ऐसे करके लिख दें, क्योंकि पहला रेशो आपका 6 था, फिर पहला क्या था 4, तो ये क्या हो जाएगा, ये 6 के साथ x चला जाएगा, 6 के साथ x चला जाएगा ना, तो फिर तो हमारे पास ये बन जाएगा, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा और ये 6x हो जाएगा। अब ये x, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इधर आके डिवाइड होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा ना। तो इसलिए यहाँ पे आपने समझना है कि जो इन्वर्स प्रोपोर्शन है ना, उसको थोड़ा सा लिखने का तरीका भी डिफरेंट है, ठीक है। इन्वर्स प्रोपोर्शन वाले में थोड़ा सा लिखने का तरीका भी यहाँ पे डिफरेंट होगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में यूँ नहीं लिखते, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आपने देखा होगा कि हम जो क्वेश्चन जिस सीक्वेंस से दिए हुए थे ना, हम उसी तरह लिख देते थे। जैसे यहाँ पे आप देखो, ये डायरेक्ट सवाल था, डायरेक्ट का, तो यहाँ पे जो डाटा दिया हुआ था 12 और 60, फिर 120 और x, उसी हिसाब से हमने 12:60 और 120:x लिख दिया। लेकिन यहाँ पे इन्वर्स प्रोपोर्शन वाले में हम यूँ नहीं लिख रहे, इन्वर्स प्रोपोर्शन में हम रिवर्स शुरू कर रहे हैं। यहाँ से हमने लिखा 2:6 लिखा और यहाँ पे हमने लिखा 4:x, क्योंकि जो मैन हैं वो कम से ज़्यादा हुए, वो ज़्यादा से कम हुए, और डेज जो हैं वो कम से ज़्यादा होंगे। तो अब हमने उसके लिहाज से उसको देखकर और हमने इन्वर्स की हमने लिखना है। इसके हर इन्वर्स प्रोपोर्शन के क्वेश्चन में आप देख लो कि आपने यूं ही लिखना होगा। देखो जैसे यहाँ पे हमने 2:6 लिखा है और फिर 4:x लिखा है, इसी तरह इधर भी आप देख लो, 4 रेशो आपने नेक्स्ट क्या है, 4 रेशो आपने 13 लिखा है, और फिर यहाँ पे कैसे लिखा है, 20:x, ठीक है। तो हर क्वेश्चन में यही सीक्वेंस रखा जा रहा है, इन्वर्स के हर क्वेश्चन में। अब यहाँ पे देखो 340:4
450 लिखा जा रहा है और 170 डिवाइडेड रेशो x लिखा जा रहा है। हर क्वेश्चन में यूं ही होगा, क्योंकि ये लिखने का सीक्वेंस जब चेंज होगा तभी हमारा ये इनवर्स जो है वो प्रोपोर्शन बनेगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है। ये आपको डायरेक्ट और इनवर्स जो रेशो और प्रोपोर्शन का मैंने आपको बता दिया, जिसमें प्रोपोर्शन वाले में डायरेक्ट का भी बता दिया है, इनवर्स का भी बता दिया है। तो अब हम आ जाते हैं आपके परसेंटेज वाले जो क्वेश्चन हैं उन पे। परसेंटेज को भी इसी में हम वीडियो में कवर कर लेते हैं ताकि आपका ये लेसन जो है ये कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट्स को कोई क्वेश्चन में अगर इशू आता है, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, तो वो मुझे आप पूछ भी सकते हो कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो हम इसको अब पढ़ेंगे, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज परसेंटेज। अब यहाँ पे उन्होंने डिवीजन की फॉर्म में आपको दिया हुआ है और उन्होंने कहा है कि इसको परसेंटेज में करें। तो परसेंटेज में करने का लाने का क्या तरीका होता है कि जब 4 डिवाइडेड बाई 25 आपको लिखा होगा, कोई भी नंबर इस तरह फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा होगा और वो कहेंगे कि इसको परसेंटेज में लाएं, तो आप किस तरह से करोगे कि उसको मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, तो वो आपका परसेंट की फॉर्म में आंसर आ जाएगा। जैसे ये है ना 4 डिवाइडेड बाई, मैं आपको बता दूँ, ये है 4 डिवाइडेड बाय, फॉर एग्जांपल ये है 4 डिवाइडेड बाय 25। ये अब हम कर रहे हैं परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज कर रहे हैं। तो 4 डिवाइडेड बाय 25 है, तो इसको आपने 100 से करना है मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा, ये परसेंटेज में आपका आंसर आ जाएगा। परसेंटेज में किस तरह से आएगा कि 4 मल्टीप्लाई बाय 100 आप जब करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 400 डिवाइडेड बाय 25। ठीक है, 400 आएगा। ऑब्वियस सी बात है, जब 4 को आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 400 आएगा ना, 400 आएगा। अब 400 को आप डिवाइड कर दोगे 25 से, तो ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 16%। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो 16% आंसर आ गया। सिर्फ आपने करना क्या है कि मल्टीप्लाई, जब फ्रैक्शन की फॉर्म में आपके पास आंसर हो और वो कह रहे हो कि परसेंटेज में इसको लाएं, तो आपने 100 से मल्टीप्लाई कर देना होता है। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो क्या होगा कि ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है वो मल्टीप्लाई होगा 100 के साथ, और डिवाइड आप कर दोगे डिनोमिनेटर वाले नंबर से, तो आपका क्या आ जाएगा, परसेंटेज का आंसर आ जाएगा। अब वो अगर आपको कहें कि कन्वर्ट करें फॉलोइंग परसेंटेज को इन कॉमन फ्रैक्शन, यानी अब आपको अगर तो परसेंटेज में क्वेश्चन दिया हुआ हो और वो आपको कहें कि इसको कॉमन फ्रैक्शन में लाएं, तो फ्रैक्शन में लाने का क्या तरीका है कि जैसे ऊपर वाले में परसेंटेज में उन्होंने करने को कहा था फ्रैक्शन को, तो आपने 100 से मल्टीप्लाई किया था, लेकिन अब अगर वो परसेंटेज को फ्रैक्शन में लाने का कहें तो फिर आपने क्या करना है कि 100 से डिवाइड कर देना है उसी नंबर को। जैसे 8 आपको दिया हुआ है, तो 8% है, तो 8 को आप 100 से डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 8 डिवाइडेड बाय 100 लिखोगे और फिर आप इसको सिंप्लीफाई कर दोगे, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है कि परसेंटेज को कॉमन फ्रैक्शन में करें और कॉमन फ्रैक्शन में करने के साथ साथ इसको सिंप्लीफाई भी आपने कर देना है। ठीक है, तो 2 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8 और 8 होगा, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा।
हम इस तरह नहीं करते, हम 8 को 8 डिवाइडेड बाय 100 है ना, तो हम इसको 2 से करते हैं। 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। ये 4 डिवाइडेड बाय 50 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 2 2 ज़ा 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, तो 2 5 ज़ा 10, 2/25 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इसका मतलब हमने परसेंट कन्वर्ट किया परसेंट को कॉमन फ्रैक्शन में, यानी 8 को 8% था हमारे पास, तो उसको हमने डिवाइडेड बाय 100 किया, तो उसको कॉमन फ्रैक्शन में हम इस तरह लाए और फिर उसको सिंप्लीफाई भी कर दिया, तो 2/25 हमारे पास आंसर आ गया। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इस तरह ही बाकी क्वेश्चंस को भी, रिमेनिंग को भी करना है। और ये बात याद रखनी है कि जब आपको परसेंटेज में दिया और वो कहें कि इसको फ्रैक्शन में दिया और परसेंटेज में करने का कहें, तो आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है। और जब आपको परसेंट में गिवन हो और वो कहें कि कॉमन फ्रैक्शन में करें, फिर आपने 100 से डिवाइड करना है और उसको साथ सिंप्लीफाई भी करके, सिंप्लीफाई फॉर्म में भी करके लिखना है। अच्छा, अब हमारे पास अगर क्वेश्चन हो कि कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंटेज इनटू डेसिमल फ्रैक्शन, अगर वो कहें कि इस परसेंटेज को डेसिमल फ्रैक्शन में करें, तो फिर आप कैसे करोगे, फिर आप कैसे करोगे कि डेसिमल फ्रैक्शन में करने के लिए पहले आप उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। फ्रैक्शन में कन्वर्ट से कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, यानी 11% है तो 11 डिवाइडेड बाय 100 करोगे। 11 डिवाइडेड बाय 100 लिख कर फिर आप 11 को 100 से डिवाइड कर दोगे, तो कैलकुलेटर पे आप करके देख सकते हो। 11 डिवाइडेड बाय 100 जब आप करोगे ना, तो आपका डेसिमल में आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह हर क्वेश्चन को आपने करना है, लेकिन जब आपका इस फॉर्म में आंसर आ जाए, तो क्वेश्चन आ जाए, तो आप इस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, न्यूमरेटर को ऐड करोगे और डिवाइडेड बाय दिस लिख दोगे, तो ये आपका आंसर आएगा 33.5%। तो परसेंट में जब आएगा तो उसको 100 से डिवाइड करोगे परसेंट को ख़त्म करने के लिए, फिर आपका 100 से डिवाइड करने से डेसिमल में किस तरह आंसर आएगा, ये 0.335, ठीक है। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल फ्रैक्शन एज परसेंटेज। अब अगर आपको डेसिमल फ्रैक्शन दे दी है और वो कह रहे हैं कि इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है आपने, तो वो किस तरह करना है, वो इस तरह आपने करना है कि डेसिमल फ्रैक्शन जो है, डेसिमल फ्रैक्शन जो है ना, वो किस तरह से आपकी होती है कि पॉइंट की फॉर्म में दी होगी। पॉइंट की फॉर्म को आप फ्रैक्शन में लाओगे, कॉमन फ्रैक्शन में लाओगे, कॉमन फ्रैक्शन को फिर आप मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, तो वो आपकी परसेंटेज में आ जाएगा, ठीक है। जैसे ये ही क्वेश्चन हम रिवर्स कर देते हैं ना, तो रिवर्स करेंगे तो आपकी परसेंटेज की तरफ चला जाएगा वापस, ठीक है। हम परसेंटेज से डेसिमल की तरफ आए, तो डेसिमल से वापस आप परसेंटेज की तरफ चले जाओ, तो वही प्रोसेस सारा आपने इसके ऊपर अप्लाई करना है, तो आपकी परसेंटेज जो है वो आ जाएगी, ठीक है। अब वो कह रहे हैं फाइंड 54% ऑफ 1800। अब वो कह रहे हैं कि आपके पास अगर 1800 जो है वो गिवन है और आपने उसका 54% निकालना है, तो 54 मल्टीप्लाई 1800 डिवाइडेड बाय 100 आप कर दोगे, तो इसका 972 आपके पास आंसर आएगा, ठीक है। अच्छा, अब इस तरह के क्वेश्चन जितने भी हैं ना, उसको आपने, अब लिखा हुआ है फाइंड 331 इंटू 1/2 ऑफ 5000, तो आपने 31 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसको ऐड करना है और डिवाइडेड बाय दिस लिख देना है। 63 डिवाइडेड बाय 2 आंसर आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करना है 1 डिवाइडेड बाय 100 से और मल्टीप्लाई कर देना है 5000 से, तो आपका आंसर आएगा 1575, ठीक है। अब वो कह रहे हैं ₹350 इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ 10,000,
तो रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या है 350 और डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइडेड बाय नहीं required percentage. What percentage of 10,000? तो ये रिक्वायर्ड परसेंटेज है 350 डिवाइडेड बाय 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये 3.5% आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है। अच्छा, इसी तरह ये सारे क्वेश्चंस होंगे। अब देखो आपकी डिफरेंट डिफरेंट तरह से उन्होंने क्वेश्चन दिए हुए हैं कि वो कह रहे हैं 180 इज़ 20% ऑफ व्हाट नंबर। ठीक है। ऐसे करके ना आपको डिफरेंट डिफरेंट उसके क्वेश्चंस आपको दे सकते हैं। तो आपने मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये जो है ये अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो आ गया होगा। तो अब ये लेसन मैं यहाँ पे एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे क्वेश्चंस सारे जो वो हैं कॉन्सेप्ट्स हैं आपके मैंने क्लियर किए हैं। आज की वीडियो में हमने रेशो पढ़ा है, रेशो के बारे में पढ़ा है, प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ा है। प्रोपोर्शन में मैंने आपको डायरेक्ट और इन्वर्स प्रोपोर्शन के बारे में बताया है और उसके डिफरेंट क्वेश्चंस के बारे में फिर मैंने आपको डायरेक्ट और इन्वर्स के दोनों क्वेश्चंस को लिखने का क्या तरीकाकार होता है सब मैंने आपको बताया है डिटेलली। और फिर परसेंटेज के बारे में बताया है कि परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो किस तरह से करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में करना हो, डेसिमल फॉर्म में करना हो किस तरह से करते हैं, उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में करना हो किस तरह से करते हैं, और आपको स्टेटमेंट की फॉर्म में क्वेश्चन आ जाए तो वो किस तरह से सॉल्व करते हैं, सारा मैंने आपको इन डिटेल बताया है। तो फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ ना आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मुझे सेंड भी कर सकते हैं क्वेश्चन। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर मेंशन कर दूंगी उसमें तो डिस्क्रिप्शन में। तो अगर आप मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो तो आप मेरे से डायरेक्ट जो है वो पूछ भी सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी मेंशन कर सकते हैं। तो मैं ज़रूर आपको उसका आंसर करूँगी और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट एक लेक्चर वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।